हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने प्रवास अर्थात माइग्रेशन या स्थानांतरण के अर्थ, परिभाषा और उसके प्रमुख कारकों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रवास कितने प्रकार का होता है, इसे कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं और प्रवास के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से हैं। प्रवास के प्रकारों का वर्गीकरण करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इनके कारण, प्रक्रिया और परिणाम अनेक होते हैं। मुख्य रूप से प्रवास को अभिप्रेरणा, काल, देश, संगठन, दूरी और दिशा के आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं। सामान्य रूप से हम प्रवास को इस चार्ट के अनुसार आपको समझा सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं प्रवास के अलग अलग प्रकार बताए हैं। अभिप्रेरणा के आधार पर कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक। काल के आधार पर दीर्घकालीन, लघुकालीन। देश के आधार पर अंतर महाद्वीपीय, राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, स्थानीय। प्रवास के प्रकार में सामाजिक संगठन के आधार पर व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक। दूरी के आधार पर लंबी और छोटी दूरी। दिशा के आधार पर उत्प्रवास और अप्रवास, जाना और आना। उत्प्रवास एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जाना, और अप्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आना। तो ये अलग अलग प्रकार हैं। इन प्रकारों को हम अलग अलग पक्षों के अंतर्गत बांटकर देख सकते हैं। ये 5 पक्ष हैं, जिसके अनुसार सबसे पहला देश पक्ष, दूसरा काल पक्ष, तीसरा कारण पक्ष, चौथा संख्या पक्ष और पांचवा स्थिरता पक्ष। एक डायग्राम बताया है जनसंख्या का स्थानांतरण, जिसके अलग अलग पक्ष हैं: देश, काल, कारण, संख्या और स्थिरता। किसी प्रदेश से किसी दूसरे प्रदेश को मानव वर्गों का प्रवास हुआ है, किस किस समय में और किन कारणों से हुआ, कितनी संख्या में हुआ, स्थायी निवास के लिए हुआ या अल्पकालीन अस्थायी निवास के लिए हुआ। इन सभी बातों का अध्ययन स्थानांतरण के विभिन्न पक्षों में किया जाता है, और इसी आधार पर हम स्थानांतरण या प्रवास के विभिन्न प्रकारों का वर्णन भी करते हैं। तो प्रवास के पक्ष के अंतर्गत हम सबसे पहले देश पक्ष की बात करते हैं। देश पक्ष का मतलब ये होता है कि जनसंख्या का प्रवास किस प्रदेश से किस प्रदेश या किस देश से किस दूसरे देश की ओर हो रहा है, और इसके अनुसार हम देश पक्ष के अनुसार इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। अंतर महाद्वीपीय, एक से दूसरे महाद्वीप में, जैसे यूरोप से उत्तरी अमेरिका, एशिया से यूरोप। क्यों होता है? अच्छे रोजगार, उच्च जीवन स्तर के कारण कई लोग अन्य दूसरे देशों की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे विकासशील देश, भारत भी उसमें शामिल है। यहाँ से पश्चिमी विकसित देशों की ओर लोगों का प्रवास अंतर महाद्वीपीय कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जब एक ही महाद्वीप के 2 विभिन्न देशों के बीच अगर प्रवास होता है, स्थानांतरण होता है, तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। जैसे चीन से इंडोनेशिया, भारत से पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि अन्य देशों की ओर जाकर बसना। तीसरा अंतर प्रांतीय, अर्थात एक ही देश के विभिन्न प्रांतों के मध्य प्रवास होना। जैसे गुजरात से महाराष्ट्र, राजस्थान से गुजरात या एमपी की ओर जाना। तो ऐसा प्रवास जिसमें एक ही देश के विभिन्न राज्यों में प्रवास होता है, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर लोगों का स्थानांतरण अंतर राज्य या अंतर प्रांतीय प्रवास कहलाता है। चौथा है स्थानीय प्रवास, जब एक ही राज्य में स्थित 2 स्थानों के बीच जनसंख्या स्थानांतरित होने लगती है, तो यह स्थानीय प्रवास कहलाता है, और इसे हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है गांव से शहर की ओर, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर जाना। दूसरा स्थानीय प्रवास होता है एक गांव से दूसरे गांव की ओर। तीसरा होता है नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर, और चौथा होता है एक नगर से दूसरे नगर की ओर प्रवास। तो ये 4 प्रकार स्थानीय प्रवास के हैं। अब हम काल पक्ष को देखते हैं। इस प्रकार के प्रवास में प्रवास के समय का अध्ययन किया जाता है, और इसके अनुसार प्रवास 3 प्रकार का होता है। एक
लंबे समय के लिए होने वाला प्रवास जिसे हम दीर्घकालीन प्रवास कहते हैं, बहुत लंबे समय के अंतर से होने वाला प्रवास है, जैसे मध्य एशिया में आर्य, शक और हूण, ये गुण लिखा वो हूण है, के प्रवास कई शताब्दियों के अंतर से हुए। सामयिक या मौसमी प्रवास, ये ऐसे प्रवास हैं जो किसी निश्चित समय में होते हैं। हर वर्ष मौसम के अनुसार होने वाला प्रवास है, जैसे कनाडा और साइबेरिया के किसान गर्मियों में स्टेपी या प्रेरीज के मैदानों में खेती करते हैं। सर्दियों में शंकु वनों में लकड़ी काटने और आखेट का काम करते हैं। बसंत में पुनः खेतों की ओर लौट आते हैं। टुंड्रा के एस्किमो गर्मियों में आर्कटिक सागर के बर्फीले भागों में शिकार हेतु जाते हैं और सर्दियों में दक्षिणी वनों के कम शीत क्षेत्रों की ओर आ जाते हैं। कैरिबो, बारहसिंगा आदि जो जानवर होते हैं उनका भी शिकार करते हैं। चलवासी पशुचारक मौसमी प्रवास करते हैं। और दैनिक प्रवास क्या होता है? यह प्रतिदिन गांव या छोटे शहरों से बड़े शहरों की ओर होने वाला प्रवास है, जो दैनिक दिनचर्या के लिए लोग आना जाना करते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, व्यवसाय के लिए जाते हैं और सुबह जाकर शाम को पुनः लौट आते हैं घर पे, तो ये दैनिक प्रवास कहलाता है। अभी हमने यहाँ पर एक बात की थी, मौसम या समय के अनुसार होने वाला प्रवास, तो इसे हम मौसमी या ऋतु प्रवास, जिसे ट्रांस ह्यूमन्स भी कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है? जब दो भिन्न जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में पशुचारकों द्वारा अपने पशुओं के साथ मौसम परिवर्तन के अनुसार प्रवास या स्थानांतरण होता है, तो इसे मौसमी या सामयिक प्रवास कहते हैं। यह शीतोष्ण क्षेत्रों में पर्वतीय और मैदानी घाटियों के मध्य होने वाला प्रवास है। गर्मियों में जब निचली घाटियों में चारागाह सूखने लगते हैं, तो पशुचारक अपने पशुओं को लेकर उच्च चारागाहों के लिए प्रस्थान करते हैं और गर्मियों में पहाड़ी भागों में रहते हैं। सर्दियां शुरू होने पर पहाड़ी चारागाह बर्फ से जब ढक जाते हैं और ठंड आ जाती है, तो ये पशुचारक शीत शुरू होने के पहले ही निचली घाटियों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। उस समय वहाँ चारा उपलब्ध रहता है। इस प्रकार के मौसमी प्रवास हिमालय, आल्प्स, क्यूनलुन आदि पर्वतीय ढालों पर पाए जाते हैं, तो इसे हम मौसमी प्रवास कहते हैं। एक प्रवास है सोपानी या सीढ़ी प्रवास। क्या अर्थ होता है इसका भी समझ लेते हैं हम। उन्नत या विकसित देशों में जनसंख्या का 3/4 भाग नगरों में रहता है और ऐसे देशों में एक नगर से दूसरे नगर के बीच अंतर नगरीय प्रवास का प्रचलन होता है। प्रवासी एक से दूसरे नगर तक आते जाते रहते हैं। कई बार लोग पहले गांवों से निकट के छोटे नगरों में जाते हैं, कुछ समय वहाँ रहने के बाद बड़े नगरों में चले जाते हैं। गांव से छोटे नगर और बाद में छोटे से बड़े नगर की ओर प्रवास को सोपानी प्रवास कहते हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में बड़े नगर शक्तिशाली चुंबक की भांति आर्थिक कारणों से प्रेरित नगर से नगर की ओर प्रवास को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसका कारण छोटे नगरों की तुलना में यहाँ रोजगार के बेहतर और विविध अवसर और अनेक अन्य सुविधाएं उपलब्ध होना है। इसकी वजह से बड़े नगर अनुपात से अधिक बड़े होते जा रहे हैं, जबकि छोटे नगरों की वृद्धि रुक जाती है। दैनिक प्रवास की अभी हमने बात की थी। बड़ी संख्या में लोग गांव और छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर प्रतिदिन जाते हैं और आजीविका कमाते हैं। ये लोग दिन भर का काम समाप्त होने के बाद शाम को अपने मूल निवास स्थान पर लौट आते हैं। इस प्रकार के दैनिक प्रवासन को कंप्यूटिंग कहा जाता है। ऐसे लोग जो प्रतिदिन नगर की ओर प्रवास करते हैं और शाम को अपने घर लौट आते हैं, उन्हें चल जन समूह भी कहा जाता है। अगला पक्ष है हमारा कारण पक्ष। विभिन्न कारणों से जो प्रवास होता है उसमें जैसे भौतिक कारणों में जलवायु, प्राकृतिक संकट जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, ज्वालामुखी, मिट्टी का उपजाऊपन कम या अधिक होना, सागर तट में परिवर्तन होना, तो इन भौतिक कारणों की वजह से लोग अपना स्थान बदलते हैं। आर्थिक कारणों में रोजगार, कृषि योग्य भूमि
सिंचाई सुविधा, उपजाऊ भूमि, खनिज प्राप्ति, औद्योगिक विकास, यातायात और परिवहन की सुविधाएं, ये ऐसे कारण हैं जो लोगों को स्थान परिवर्तन हेतु मजबूर या आकर्षित करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों में किसी भी प्रदेश की अलग अलग रीति रिवाज, प्रथाएं, धार्मिक मान्यताएं लोगों को प्रवास हेतु मजबूर या आकर्षित कर सकती हैं। राजनीतिक कारण से भी लोग मजबूर होकर अपना देश छोड़कर अन्यत्र बस जाते हैं। शांति, विदेशी आक्रमण, असुरक्षा, विजय, उपनिवेश और बाध्यकारी प्रवास इसके अंतर्गत शामिल हैं। और जनसंख्या के अलग अलग कारण। आर्थिक कारण की अभी हमने बात की थी। किसी प्रदेश की आर्थिक दशा प्रवास के लिए महत्व रखती है। प्रवास की मात्रा और दिशा को निर्धारित करने में आर्थिक गतिविधियों का महत्व होता है। जो भी मुख्य आर्थिक कारण है उसमें जनसंख्या की सघनता और जीवन निर्वाह के साधनों की कमी अर्थात रोजगार की कमी, अन्य प्रदेशों में नवीन कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, अधिक उपजाऊ भूमि का आकर्षण, सिंचाई सुविधा, खनिज प्राप्ति, औद्योगिक विकास, यातायात और परिवहन की सुविधा, व्यापार की सुविधा। जनसंख्या संबंधी कारणों की हमने बात की थी जिसमें प्रथा, रीति रिवाज, सामाजिक मान्यताओं की बात की है। प्रवास की इच्छा और मात्रा को निर्धारित करने में आयु विशेष का बड़ा महत्व है। सामान्य रूप से युवा वर्ग अन्य आयु वर्गों की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विषमता के कारण जनसंख्या संसाधन का संतुलन बिगड़ जाता है और हर प्रकार के संचरण को आधार प्रदान करता है। जनसंख्या वृद्धि दर के बढ़ने से संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। यूरोप में जनसंख्या के दबाव में वृद्धि के कारण ही यूरोपीय लोग अमेरिका में जाकर बसे। भारत के बिहार, यूपी में जनसंख्या के वृद्धि होने से जनसंख्या संसाधन संतुलन बिगड़ने के कारण ही यहाँ से लोग पंजाब और अन्य राज्यों की ओर प्रवास कर रहे हैं। संख्या पक्ष अगला जो हमारा एस्पेक्ट है, प्रवास के संख्या पक्ष में इस बात का अध्ययन करते हैं कि किसी प्रदेश से बाहर जाने वाली जनसंख्या कितनी है और अन्य प्रदेशों से देश के अंदर आकर बसने वाली जनसंख्या कितनी है। तो इस संख्या पर विचार किया जाता है। जब लोग एक प्रदेश से जाकर दूसरे प्रदेश में बस जाते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। पहले भी हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। लेकिन जब लोग अन्य प्रदेशों से आकर किसी प्रदेश में बसते हैं तो उसे अप्रवास कहते हैं। अप्रवासी क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि होती है जबकि उत्प्रवासी क्षेत्रों की जनसंख्या में कमी आती है। अर्थात जहाँ से लोग अन्य स्थान की ओर जा रहे हैं वो उत्प्रवास क्षेत्र हैं और किसी स्थान से अन्य स्थान की ओर आ रहे हैं तो वो अप्रवासी क्षेत्र हो गया। अतः उत्प्रवास और अप्रवास से जनसंख्या में कमी या वृद्धि होने लगती है। संख्या के आधार पर प्रवास को हम वृहत संख्या, मध्यम संख्या और अल्प संख्या में विभाजित कर सकते हैं। मध्यकाल में प्रवास बड़ी संख्या में हुए थे जो अंतर महाद्वीपीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए थे। वर्तमान में सबसे बड़ा प्रवास कंप्यूटिंग के रूप में होता है जिसमें लोग प्रातः अपने घरों से अपने कार्यस्थल पर जाते हैं और शाम को पुनः घर लौटकर आ जाते हैं, जिसे हम दैनिक प्रवास के अंतर्गत शामिल करते हैं। स्थिरता पक्ष के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कुछ प्रवास चिरस्थायी होते हैं। जैसे यूरोप की कई जातियों ने उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में प्रवास किया और स्थायी रूप से बस गए, जबकि युद्ध, आक्रमण से होने वाला प्रवास अल्पकालीन और अस्थायी होता है। कुछ प्रवास मौसम के कारण होते हैं, जैसे टुंड्रा के एस्किमो, घास के मैदानों के पशुचारक और हिमालय के गद्दी, बकरवाल आदि मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं। महानगरों के आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार हेतु आते हैं और शाम को घर लौट जाते हैं, जिसे दैनिक या कंप्यूटेशन कहते हैं। तो ये हमारा प्रवास के विभिन्न प्रकार और विभिन्न पक्षों के अंतर्गत इसको हम वर्गीकृत करके देखते हैं।
ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम प्रवास के अन्य पक्षों के बारे में और इसके परिणाम के बारे में, इसके अंतर्गत होने वाली रुकावटें और किस तरह से प्रवास बढ़ता है या कमी आती है, इन सब बातों पर हम अगले टॉपिक में फिर से विचार करेंगे। यहाँ पर मैं इसे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।